नमस्कार दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज में सेक्शन नंबर 94 हम लोग पढ़ रहे हैं और 94 का बैकग्राउंड ऑलरेडी हम देख चुके हैं। आज हम बेयर एक्ट से 94 की लैंग्वेज देखेंगे कि वो क्या कहती है। तो सेक्शन 94 ये पहले 91 इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करती थी और ये चैप्टर 6 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का और सेक्शन नंबर 94 से 103 तक ये जाती है एंड 104 से फिर बर्डन ऑफ प्रूफ की सेक्शन शुरू हो जाएंगी। इस चैप्टर का हेडिंग है द एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, अर्थात कि जब डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य की बात आएगी तो फिर डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य ही दिया जाएगा और डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य ओरल एविडेंस को एक्सक्लूड कर देता है। यहां पर ऐसी सेक्शंस होंगी जो सेक्शन 94 से लेकर 103 तक कहीं ना कहीं ऐसी ही बातें की गई हैं और इन सेक्शंस में ये तो बताया ही जाएगा कि कहां कहां पर ओरल एविडेंस को एक्सक्लूड कर दिया गया है, मौखिक साक्ष्य नहीं दिया जा सकता, केवल और केवल डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य दिया जाएगा। लेकिन साथ में ये भी बता दिया गया है कि कहां कहां पर इस बात के एक्सेप्शंस हैं। लैंग्वेज देखते हैं, कहती है व्हेन द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट है, तो टर्म्स कहां कहां लिखी है, आपका कंफ्यूजन ना हो तो उसके लिए आप एक शब्द नोट कर लीजिए, वो है टर्म। डॉक्यूमेंट की फॉर्म में क्या है, वो टर्म्स लिखी गई है, लेकिन वो टर्म्स किस में हैं, वो टर्म्स हैं किसकी, एक कॉन्ट्रैक्ट की है, वो ग्रांट की है या अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी की है, बट उनको डॉक्यूमेंट की फॉर्म में लिख दिया गया है। अर्थात टर्म्स को हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, टर्म्स कोई ग्रांट हो सकती है, ग्रांट में टर्म्स हो सकती हैं, या तीसरी कैटेगरी कोई अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी में भी ये टर्म्स हो सकती हैं। अब यहां पर आप देखिए कितने वर्ड्स लिखे हैं, कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट एंड अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। जब ये एनी अदर वर्ड्स इस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं तो यहां पर कहीं ना कहीं आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इस अदर का मीनिंग क्या होगा, डिस्पोजिशन का मीनिंग क्या होगा, डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है। थोड़े से शब्दों में समझ लीजिए कि डिस्पोजिशन का मतलब है कि प्रॉपर्टी को किसी को देना है, प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर की जानी है। अब इस प्रॉपर्टी में क्वेश्चन आएगा कि ये मूवेबल होगी प्रॉपर्टी या केवल इमूवेबल होगी, तो केवल प्रॉपर्टी लिखा है तो हमें दोनों को मानना पड़ेगा, मूवेबल और इमूवेबल, चल और अचल दोनों टाइप की संपत्ति को अगर किसी को ट्रांसफर करना है, देना है, तो वो डिस्पोजिशन होगा। बट एनी अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, तो यहां इसको ट्रांसफर करने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन होगी वो, यहां एनी अदर का मतलब क्या है, क्या इन दोनों को छोड़कर कुछ भी डॉक्यूमेंट जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए बनाया जा रहा हो, क्या ऐसा मीनिंग निकलेगा या फिर कुछ लिमिटेड मीनिंग होगा। तो ऐसे मीनिंग को जानने के लिए हमें जानना होता है इजस्डम जनरिस रूल, इंटरप्रिटेशन का एक रूल है इजस्डम जनरिस, और वो इसी बात का मीनिंग निकालने के लिए काम आता है कि जब कोई वर्ड्स लिख दिए गए हों, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट और ग्रांट, एक सीरीज बनाई जा रही है और फिर लास्ट में उसमें एनी अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी और अदर्स लिख दिया, एनी अदर लिख दिया और अदर ऑफेंस लिख दिया, इस तरीके से कोई जनरल टर्म आती है तो उस जनरल टर्म का मीनिंग निकालने के लिए इजस्डम जनरिस रूल लगाया जाता है। और इजस्डम जनरिस रूल ये कहता है कि इस जनरल टर्म से पहले जो वर्ड्स यूज हुए हैं क्या कोई ये क्लास फॉर्म करते हैं, अगर वो क्लास फॉर्म करते हैं तो फिर उसी क्लास में से मीनिंग निकाला जाएगा इस जनरल टर्म का, और अगर क्लास फॉर्म नहीं करते हैं तो फिर इस अदर टर्म में, इस जनरल टर्म में फिर सब कुछ शामिल होगा, फिर कोई पर्टिकुलर मीनिंग उसका नहीं होगा। तो क्या यहां पर कॉन्ट्रैक्ट और ग्रांट कोई एक पर्टिकुलर क्लास बनाती है? देखिए इस कॉन्ट्रैक्ट में कहीं नहीं लिखा गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट केवल और केवल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी हो सकता है। इस ग्रांट में जरूरी नहीं है कि कोई एक इमूवेबल प्रॉपर्टी ही ग्रांट होनी चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी भी ग्रांट की जा सकती है। ग्रांट का मतलब भी देना होता है, लेकिन जनरली आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ने एक ग्रांट दी है,
तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एक तरफा डॉक्यूमेंट बना देती है। कॉन्ट्रैक्ट को आप देख रहे होंगे तो ये बाइलेटरल डॉक्यूमेंट है, ग्रांट को आप देखेंगे तो ये यूनिलेटरल डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, एक ही पार्टी तैयार करे इसको। अब यहां पर एनी अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी में क्या बाइलेटरल डॉक्यूमेंट होगा या फिर यूनिलेटरल डॉक्यूमेंट होगा? द्विपक्षीय, मल्टीपक्षीय, मल्टीलेटरल, यूनिलेटरल, बाइलेटरल, कैसा डॉक्यूमेंट होगा? एक व्यक्ति ने बनाया, दो पार्टीज के बीच में बना, दो से अधिक पार्टीज के बीच में बना। तो जब कोई ये दोनों वर्ड्स कोई अपने आप में कैटेगरी नहीं बना रहे हैं तो यहां पर फिर इजस्डम जनरस रूल नहीं लगेगा। तो इसका मतलब इसमें इसका जो जनरल मीनिंग होगा वही निकाला जाएगा। अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब है कि किसी भी प्रॉपर्टी को, चाहे मूवेबल को चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए अगर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन तैयार होगी तो वो यहां पर कवर हो जाएगी। बट आपको याद रखना है, मैं एग्जांपल के साथ भी समझाऊंगा कि टर्म्स की बात हो रही है और किसी की बात नहीं हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी टर्म्स, ग्रांट के अंदर भी टर्म्स, एनी अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी जो भी होगा उसके अंदर भी टर्म्स, उनको रिड्यूस टू द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। एंड in all cases in which any matter, all cases हैं और any matter है, कुछ भी विषय लिखा गया हो, is required by law to be reduced to the form of a document। ये सेकंड पार्ट कहता है कि ऐसे सभी मैटर्स, ऐसे सभी केस, ऐसे सभी मामले जिनमें कोई भी विषय कानून की बाध्यता थी कि उसको कागज की डॉक्यूमेंट की फॉर्म में उसे लिखा जाए। ये जब विषय की बात आती है तभी केवल कानून की बाध्यता की बात आती है। यहां पर कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, यहां पर कानून की बाध्यता नहीं है। वो जो 3 डॉक्यूमेंट बने वहां पर कहीं नहीं लिखा गया कि यहां पर लॉ की रिक्वायरमेंट थी कि कॉन्ट्रैक्ट बने, ग्रांट बने, अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट में हो ना। वहां सिंपल लिख दिया गया है कि ऐसी टर्म्स चाहे कॉन्ट्रैक्ट में है, ग्रांट में है, अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी में, ऐसी टर्म्स को पर रिड्यूस इनटू राइटिंग कर लिया गया है, चाहे पार्टीज ने अपनी मर्जी से किया, चाहे वो लॉ की रिक्वायरमेंट से हुआ। ऐसा भी नहीं कहा गया कि वहां पर लॉ की रिक्वायरमेंट से नहीं है। वो आपसे कोई पूछे कि सेक्शन 94 में जो कॉन्ट्रैक्ट दिखाया जा रहा है ये लॉ की रिक्वायरमेंट से बनेगा या लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं थी तब बना है, तो आप कहेंगे ऐसा वहां पर बिल्कुल नहीं लिखा गया कि लॉ की रिक्वायरमेंट थी, ना तो ये लिखा गया और ना ये लिखा गया कि लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो अर्थात यहां पर दोनों टाइप के डॉक्यूमेंट आएंगे। मैं इस सेकंड कैटेगरी में आपसे पूछूं कि इस एनी मैटर में जो कुछ भी मैटर लिखा जा रहा है लॉ की रिक्वायरमेंट से, तो क्या इसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? लॉ की रिक्वायरमेंट से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते क्या? लॉ की रिक्वायरमेंट से ग्रांट कोई डॉक्यूमेंटेशन में नहीं होनी चाहिए क्या? लॉ की रिक्वायरमेंट से कोई अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है तो वो क्या लॉ की रिक्वायरमेंट से नहीं हो सकती? वो भी हो सकती है। लेकिन जब लॉ की रिक्वायरमेंट से बात आएगी तो वहां पर मैटर है, फिर टर्म्स वर्ड यूज नहीं हुआ है। तो फिर कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है चाहे उसका नाम कुछ भी क्यों ना हो। तो दो बातें हैं एक्चुअली समझने के लिए, बात नंबर 1 टर्म एंड बात नंबर 2 एनी मैटर। इनके रिगार्डिंग अगर डॉक्यूमेंट तैयार हो गया है तो फिर नो एविडेंस शैल बी गिवन इन प्रूफ ऑफ द टर्म्स। द टर्म्स का मतलब ये वाली टर्म्स, कोई एविडेंस नहीं दी जा सकती इन टर्म्स के लिए ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट, ऑफ सच ग्रांट, ऑफ अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो ऐसी टर्म्स जो ऊपर कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई थी, ग्रांट में लिखी गई, अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी में लिखी गई, ऐसी टर्म्स के लिए कोई एविडेंस नहीं दी जा सकती है। ऐसा बोला गया है यहां पर, कोई एविडेंस नहीं दी जा सकती है एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। पहले तो उन्होंने बोला कि कोई एविडेंस नहीं दी जाएगी, लेकिन थोड़ा सा विंडो को ओपन कर दिया कि आप एविडेंस दे देना। लेकिन क्या दोगे एविडेंस में? वही डॉक्यूमेंट, द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ ही दिया जाएगा। जो डॉक्यूमेंट यहां पर तैयार हुआ, कॉन्ट्रैक्ट तैयार हुआ, ग्रांट यानी अदर डिस्पोजिशन, वही डॉक्यूमेंट इस टर्म्स की एविडेंस के प्रूफ में दिया जा सकता है। अदरवाइज उन्होंने बोल दिया कोई और एविडेंस नहीं दी जा सकती। और एविडेंस चाहे जो मर्जी हो, फिर
इस डॉक्यूमेंट इटसेल्फ से अलग। आगे भी देखते हैं, बट एनी मैटर को भी समझ लेते हैं। ये पहले पार्ट को देखा, तो आगे बोला है कि इन विच एनी मैटर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिड्यूस टू द फॉर्मर डॉक्यूमेंट, फिर बोला नो एविडेंस शैल बी गिवन इन प्रूफ ऑफ सच मैटर। भाई इन प्रूफ ऑफ टर्म्स के लिए ये बातें लिख दी गई, फिर लिखा है और इन प्रूफ ऑफ सच मैटर, ऐसे मैटर के लिए भी कोई एविडेंस नहीं दी जा सकती एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। तो यहां लॉ की रिक्वायरमेंट से भी जो डॉक्यूमेंट बना था किसी मैटर को रिकॉर्ड करने के लिए, तो ऐसे मैटर की एविडेंस के लिए, साक्ष्य के लिए केवल और केवल वही डॉक्यूमेंट दिया जा सकता है, या फिर सेकेंडरी एविडेंस ऑफ इट्स कंटेंट इन केसेस in which the secondary evidence is admissible under the provisions herein before contained। हाँ, सेकेंडरी एविडेंस को देने की भी छूट दे दी गई है, और कहा है सेकेंडरी एविडेंस भी दी जा सकती है अगर ये डॉक्यूमेंट इटसेल्फ नहीं है तो। अर्थात दो ही टाइप की एविडेंस दी जा सकती है कि या तो आप वही डॉक्यूमेंट दे देना जो डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ, फर्स्ट टाइम एग्जिस्टेंस में आया, या फिर सेकेंडरी एविडेंस दे देना इसके कंटेंट की। दो के अलावा तीसरी एविडेंस आप नहीं दे सकते। इट मींस तीसरी एविडेंस बच क्या गई? ओरल एविडेंस। अर्थात इस सेक्शन ने कहीं ना कहीं ये कह दिया कि ओरल एविडेंस को हमने एक्सक्लूड कर दिया है। आप अगर टर्म्स प्रूव करना चाहते हैं या फिर किसी मैटर को प्रूव करना चाहते हैं जो डॉक्यूमेंट की फॉर्म में है, तो फिर आप उसके लिए केवल प्राइमरी एविडेंस देंगे या फिर सेकेंडरी एविडेंस देंगे। लेकिन सेकेंडरी एविडेंस भी जब सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल हो सकती हो, और इस बात को बताएगी सेक्शन 60 BSA, जो पहले सेक्शन 65 इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करती थी। अगर वहां पर अलाउ कर दिया गया है कि हाँ इन कंडीशन में आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, तभी यहां पर सेकेंडरी एविडेंस दे पाएंगे। अदरवाइज डॉक्यूमेंट इटसेल्फ ही देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो पोर्शन है द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, और यहां तक आप पाएंगे कि ये सेक्शन 59 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब यहां पर एक छोटी सी बात मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि मान लो ए ने बी को 10,000 रुपए दिए और बी ने इस बात की एक रसीद बनाकर ए को दे दी, और उसमें लिखा है बी ने कि मैं बी सन ऑफ सो एंड सो, रेजिडेंट सो एंड सो, मैं रिसीव करता हूं 10,000 रुपए ए से, और नीचे अपने साइन कर। तो ये जो रसीद बनी है डॉक्यूमेंट की, क्या ये लॉ की रिक्वायरमेंट से बनी है? ऐसी तो कहीं लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं थी कि दो लोग आपस में अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो लिखी ही जाए हर हालत में कागज पर। ऐसी लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट ए ने कहा कि बाय चांस कल मुझे जरूरत पड़ेगी, तो भाई बी मेरे पास कुछ रिटर्न में तो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो मुझे तुम लिख कर दे दो। तो ये पार्टीज की चॉइस से ये डॉक्यूमेंट तैयार हुआ था। अब ए और बी के बीच में एक डिस्प्यूट हो गया। अब ए प्रूव करना चाहता है कि इस बी ने मेरे से 10,000 रुपए लिए थे और ये रही उसकी रसीद। अब बी कहता है कि नहीं, ये मैंने इससे पैसे तो लिए थे बट इसने मुझे मेरे पैसे वापस किए थे, या कोई और दूसरा डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है इन दोनों के बीच में। कुल मिला के बात यह है कि अब इस रसीद के बारे में जो एविडेंस दी जानी है, रसीद के बारे में कुछ बातें जो बी बोल रहा है, क्या इसके बारे में बी ओरल एविडेंस दे सकता है? क्या सेक्शन 94 भारतीय साक्ष्य अधिनियम इस रसीद के बारे में ओरल एविडेंस देने से मना करती है या मना नहीं करती है, या अलाउ करती है? देखिए, मना नहीं करती है एक बात है, या अलाउ कर देती है ये दूसरी बात है। तो मेरा क्वेश्चन है आपसे कि क्या ओरल एविडेंस को सेक्शन 94 यहां पर रोकती है या नहीं रोकती है? अलाउ करती है, ये मैं नहीं बात कर रहा हूं अभी। तो देखिए, आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि वो डॉक्यूमेंट क्या है, और डॉक्यूमेंट में भी सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये लॉ की रिक्वायरमेंट से बना है या पार्टीज की चॉइस से बना है। जब आप तय कर लेंगे कि ये लॉ की रिक्वायरमेंट से बना है, तो पार्ट सेकंड तय करेगा
कि ये डॉक्यूमेंट के बारे में ओरल एविडेंस दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। और अगर लॉ की रिक्वायरमेंट से नहीं बना है तो फिर पार्ट 1 तय करेगा कि ओरल एविडेंस दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। तो ये डॉक्यूमेंट लॉ की रिक्वायरमेंट से नहीं बना है, डॉक्यूमेंट जरूर बना है। अब लॉ की रिक्वायरमेंट से नहीं बना तो पार्ट फर्स्ट आ जाएगा। अब जैसे ही पार्ट फर्स्ट आएगा तो आपको देखना है कि ये 3 में से कोई एक डॉक्यूमेंट है क्या? क्या ये एक कॉन्ट्रैक्ट है? क्या ये एक ग्रांट है? क्या ये अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है? इन तीनों में से कुछ भी नहीं। पहली बात तो ये हो गई। अब मान लो थोड़ी देर के लिए कि इन 3 में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट होता भी, कॉन्ट्रैक्ट होता, सपोज चाहे ग्रांट होता, चाहे अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी होता, तो क्या इसके अंदर कुछ टर्म्स लिखी हैं? क्योंकि पार्ट 1 में केवल टर्म्स की बात हो रही है, आपको केवल टर्म्स को चेक करना है। अब इसके अंदर तो कोई टर्म लिखी नहीं, केवल एक स्टेटमेंट लिखा है, बी ने कहा कि हाँ मैंने ए से 10,000 रुपए रिसीव किए, टर्म तो कोई है ही नहीं यहां पर। तो ये जो रसीद है ये ना तो सेकंड पार्ट में फॉल करी क्योंकि लॉ की रिक्वायरमेंट से नहीं बनी थी, और ना ही ये फर्स्ट कैटेगरी में फॉल की। तो इसका मतलब इस रसीद के रिगार्डिंग सेक्शन 94 ने ओरल एविडेंस देने से रोका है क्या? अगर दोनों कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी में नहीं आता तो फिर तो नहीं रोका है। अर्थात इस रसीद के बारे में ओरल एविडेंस दी जा सकती है। मैं कुल मिला के आपको यह बताना चाह रहा हूं कि केवल और केवल उन्हीं बातों के लिए ओरल एविडेंस देने से 94 रोकती है जो बातें 94 में लिखी गई है। अगर कोई डॉक्यूमेंट 94 की कंडीशंस को पूरा नहीं करता तो फिर उसके लिए सेक्शन 94 ओरल एविडेंस को नहीं रोकती है। ओरल एविडेंस को अलाउ कर रही है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, ओरल एविडेंस को रोकती नहीं है बस। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि भाई ओरल एविडेंस को अलाउ नहीं कर रही है? देखिए सेक्शन 94 ने, सपोज थोड़ी देर के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट होता और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई टर्म लिखी गई होती, सपोज यहीं पर दोनों पार्टीज ने लिख लिया होता कि ए से मैंने 10,000 रुपए प्राप्त किए, इन 10,000 रुपए को मैं 1 साल के अंदर वापस करूंगा और इतने इंटरेस्ट के साथ वापस करूंगा, और अगर मैं वापस नहीं कर पाता हूं तो हम दोनों आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे और पर्टिकुलर पर्सन हमारा आर्बिट्रेटर होगा और हमारा फैसला करा देगा, और आर्बिट्रेशन की ज्यूरिसडिक्शन ये होगी। और जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिख सकते थे उन्होंने लिख दी इसी डॉक्यूमेंट में। अब ये डॉक्यूमेंट क्या हो गया? अब ये डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन ये डॉक्यूमेंट अगेन पार्टीज की चॉइस से बना है। कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो ये फर्स्ट पार्ट में आ गया। फर्स्ट पार्ट में आते ही अब देखी जाएगी कि इसके अंदर तो टर्म्स लिखी गई हैं, उनके रिगार्डिंग ओरल एविडेंस नहीं दी जा सकती। अब इस एग्रीमेंट में डेट भी हो सकती है। मान लो बी ये कहता है कि जिस डेट पर ये डॉक्यूमेंट बना हुआ दिखाया जा रहा है, इन्हें एक डॉक्यूमेंट पेश कर दिया कोर्ट में यही वाला, और कहता है कि पर्टिकुलर डेट पर बनाया गया ये डॉक्यूमेंट, जो डेट इस डॉक्यूमेंट में पड़ी हुई है। लेकिन बी कहता है कि नहीं जी, इस डॉक्यूमेंट में इस डेट पर ये डॉक्यूमेंट तैयार नहीं हुआ क्योंकि इस डेट पर तो मैं बाहर था, दिल्ली से दिल्ली में था ही नहीं, और ये डॉक्यूमेंट बताया जा रहा है कि दिल्ली में एग्जीक्यूट हुआ है। तो अब क्वेश्चन ये है मेरा कि क्या इस डेट के बारे में, कहां किस डेट पर ये एग्जीक्यूट हुआ, किस स्थान पर ये एग्जीक्यूट हुआ, क्या इसके बारे में ओरल एविडेंस देने से रोकता है सेक्शन 94? सेक्शन 94 ने नहीं रोका। सेक्शन 94 ने रोका है केवल और केवल टर्म्स के बारे में एविडेंस, ओरल एविडेंसेस को। तो अब मैं आपसे पूछूं, क्या इन डेट के बारे में और प्लेस के बारे में ओरल एविडेंस को दिया जा सकता है? अगर यहां नहीं रोका है तो क्या अलाउ कर दिया है? नहीं, सेक्शन 94 ने तो अलाउ नहीं किया। लेकिन सेक्शन 59 आप लोगों ने पढ़ी होगी, सेक्शन 56 आप लोगों ने पढ़ी होगी। वहां पर कहा गया है कि कंटेंट के, वहां पर कहा गया है कि डॉक्यूमेंट के कंटेंट को जब प्रूव करने की बात आएगी तो वो मे बी प्रूव्ड, 56 कहती है मे बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस या फिर सेकेंडरी एविडेंस।
अर्थात अभी भी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूव करने के लिए ओरल एविडेंस की बात नहीं आई। और इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो डेट लिखी गई, वो जो स्थान लिखा गया, वो डॉक्यूमेंट का कंटेंट है। कंटेंट है तो किससे प्रूव किया जा सकता है एज पर सेक्शन 56? प्राइमरी एविडेंस से या सेकेंडरी एविडेंस से? अब देखिए सेक्शन 59 क्या कहता है कि डॉक्यूमेंट शैल बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस, शैल बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस, प्राथमिक साक्ष्य से ही प्रूव किया जाएगा, एक्सेप्ट सम केसेस मेंशन्ड इन सेक्शन 60। एग्जैक्ट ये वर्ड नहीं लिखे, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सेक्शन 60 में जो केसेस लिखे हैं उन मामलों में अगर ये फॉल करता है, और सेक्शन 60 में ये बताया गया है कि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहां है, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट इटसेल्फ जो प्राइमरी एविडेंस है वो नहीं आ पा रही है, और नहीं आने के कारण ये है, देन सेकेंडरी एविडेंस दी जा सकती है। इवन तब भी सेकेंडरी एविडेंस से ही प्रूव किया जा रहा है, ओरल से तो तब भी प्रूव नहीं किया जा रहा डॉक्यूमेंट के कंटेंट को या डॉक्यूमेंट को। तो क्या ये कहना कि यहां पर तो ओरल एविडेंस देने से नहीं रोका, तो क्या यहां पर ओरल एविडेंस दे देना अलाउ कर दिया गया है? नो, गलत हो जाएगा, क्योंकि दूसरी सेक्शंस के अगेंस्ट हो जाएगा, वो कंट्राडिक्टरी हो जाएगा। सेक्शन 50 के एंड सेक्शन 59 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कंट्राडिक्टरी हो जाएगा। इवन देन उनके लिए ओरल एविडेंस नहीं दी जा सकती है, चाहे यहां कवर नहीं हो रहे हैं सेक्शन 94 में। पर सेक्शन 56 और 59 ने भी मना किया कि आप तो भैया केवल प्राइमरी से प्रूव करेंगे या सेकेंडरी से प्रूव करेंगे। तो प्राइमरी तो डॉक्यूमेंट ही होगा, प्राइमरी एविडेंस तो हमेशा ही डॉक्यूमेंट होगा, ऑलवेज ही डॉक्यूमेंट होगा, बट सेकेंडरी एविडेंस जरूरी नहीं है कि डॉक्यूमेंट हो। वहां पर दो क्लॉज हैं सेक्शन 60 में, क्लॉज नंबर 5 एंड क्लॉज नंबर 6। आप दोनों को पढ़ेंगे तो वहां पर है ओरल अकाउंट ऑफ डॉक्यूमेंट, ओरल अकाउंट ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, अर्थात मौखिक साक्ष्य है। जिस व्यक्ति ने उस डॉक्यूमेंट को देखा है, अगर वो मौखिक रूप से बता सकता है कि इस डॉक्यूमेंट में क्या था, अर्थात सेकेंडरी एविडेंस जरूरी नहीं है कि डॉक्यूमेंट की ही फॉर्म में हो। तो सेक्शन 59 ने कहीं ना कहीं अलाउ कर दिया कि भाई आप इस पर्टिकुलर मामले में ओरल एविडेंस दे सकते हैं। तो अलाउ कौन कर रहा है? सेक्शन 56 एंड 59, और केवल सेकेंडरी एविडेंस के मामले में। जहां प्राइमरी एविडेंस की बात आती है वहां तो ओरल का मतलब ही नहीं हो सकता, वो केवल डॉक्यूमेंट इटसेल्फ जो ये वर्ड्स लिखे हैं इसका मतलब ही होता है प्राइमरी एविडेंस। तो 94 कभी ये नहीं कहती है कि ओरल एविडेंस को मैं अलाउ कर रहा हूं, नो, वो सिर्फ ओरल एविडेंस को रोकती है, चाहे मामला इसमें फॉल करे या इसमें फॉल ना करे। सेक्शन 94 ने कभी नहीं कहा कि मैंने आपको ओरल एविडेंस देने के लिए अलाउ कर दिया, वो सिर्फ रोकती है। ओरल एविडेंस केवल और केवल सेकेंडरी मामले में भी आ सकती है, और वो भी जब वो पर्टिकुलर टाइप की एक क्लॉज ए, बी और डी लिखी हुई है सेक्शन 60 में, अगर वो टाइप की है सेकेंडरी एविडेंस, तो फिर वो टाइप का मामला है कि वो उन वजह से, जो वजह ए, बी और डी में लिखी गई सेक्शन 60 की, इन कारणों से वो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं आ पा रहा है कोर्ट में, तो ओरल अकाउंट देकर भी सेकेंडरी एविडेंस बनाया जा सकता है। तो यहां पर ये बात हो गई सेक्शन 94। अब एक केस है ताबूरी वर्सेस झुनझुनवाला, 1967 का केस है। इस केस में यह कहा गया कि अगर एक बच्चे को अडॉप्ट किया जा रहा है तो एक एडॉप्शन डीड बनेगी। ये एडॉप्शन डीड क्या इस कैटेगरी में आती है? और इस एडॉप्शन के बारे में क्या ओरल एविडेंस अलाउ की जा सकती है? या फिर मैं दूसरे शब्दों में कहूं, क्या एडॉप्शन डीड के बारे में सेक्शन 94 ने मना किया है कि ओरल एविडेंस नहीं दी जा सकती? तो इस ताबूरी वर्सेस झुनझुनवाला 1967 का जो केस है, इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये जो एडॉप्शन डीड है, ना तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, ना ये ग्रांट है, और ना ही ये अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है। क्योंकि ये अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए, और जो एडॉप्शन होता है वो बच्चे का है,
वो प्रॉपर्टी नहीं है, और ये ग्रांट भी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड है, और कॉन्ट्रैक्ट में वो आता नहीं है एडॉप्शन। तो उन्होंने कहा है कि एडॉप्शन जो है इसके बारे में सेक्शन 94 नहीं रोकता है कि वहां ओरल एविडेंस नहीं दी जा सकती, या केवल, और मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो सेक्शन 94 ने ये नहीं कहा कि अगर एडॉप्शन डीड के कंटेंट को प्रूव करना है या उसके अंदर लिखी हुई टर्म्स को प्रूव करना है तो केवल और केवल एडॉप्शन डीड ही पेश की जाएगी, ऐसा सेक्शन 94 नहीं कहता। तो ये कुछ बातें हैं समझने के लिए। अब कॉन्ट्रैक्ट के मामले में देख लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितनी सारी बातें होती हैं। सबसे ऊपर एक डेट पड़ी होती है, फिर पार्टीज के नाम होते हैं, फिर उसमें रिसाइटल होता है, बैकग्राउंड होती है, फिर उसके आगे वो एक्सप्लेनेशन क्लॉज हो सकती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो हम वर्ड्स यूज करने जा रहे हैं उनके मीनिंग बताए जा सकते हैं, जिस तरीके से सेक्शन 2 होती है किसी एक्ट की। उसके बाद में टर्म्स एंड कंडीशन आएंगी, फिर विटनेसेस आएंगे, फिर पार्टीज साइन करेंगी, फिर विटनेसेस आएंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में कितनी बातें हैं जो टर्म से कुछ अलग लिखी हुई हैं, और जितनी भी बातें जो टर्म्स की कैटेगरी में नहीं आती, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई हैं, पीछे मैंने एक स्टोरी भी आपको सुनाई थी, उनको प्रूव करने के लिए सेक्शन 94 नहीं कहती कि आपको वो डॉक्यूमेंट ही देना पड़ेगा। कौन सी बातों को प्रूव करने के लिए? अदर देन टर्म्स। उस डेट को प्रूव करने के लिए, कहां किस जगह पर ये कॉन्ट्रैक्ट बना है उसको प्रूव करने के लिए, पार्टीज कौन कौन थी ये प्रूव करने के लिए, किस बैकग्राउंड में बना था ये डॉक्यूमेंट रिसाइटल्स को, और वहां जो एक्सप्रेशंस का मीनिंग बताया गया था, इस बात को प्रूव करने के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ देना जरूरी नहीं है सेक्शन 94 के लिए। वो तो केवल और केवल टर्म्स की बात होगी। इसी तरीके से मैंने एक लिस्ट बताई थी आपको बहुत बड़ी, जहां पर एनी मैटर वाले भी मामले थे, कि वो एक लिस्ट जो सेक्शन 103 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अब तैयार होती है, जो पहले सेक्शन 100 भारतीय साक्ष्य अधिनियम हुआ, पहले 100 सीआरपीसी हुआ करती थी, जहां पर पुलिस ऑफिसर ने जो सर्च ली, सर्च में कोई आर्टिकल मिला, आर्टिकल को वो सीज करना चाहता है तो एक लिस्ट तैयार करेगा। ये लिस्ट तैयार क्यों कर रहा है? क्योंकि सेक्शन 100 उसकी क्लॉज 5 सीआरपीसी ने कहा, जो आज की डेट में सेक्शन 103 और उसकी क्लॉज 5 बीएनएसएस कहती है। इट मींस ये जो लिस्ट तैयार की गई है ये लॉ की रिक्वायरमेंट है इस लिस्ट को तैयार करना। तो सेकंड पार्ट शुरू हो जाएगा। अब इसमें मैटर क्या लिखा हुआ है? एनी मैटर। इस लिस्ट में कुछ भी मैटर लिखा हुआ हो, एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है कि कौन कौन सी आर्टिकल्स सर्च में मिली हैं। तो इस मैटर को प्रूव क्या ओरल एविडेंस से किया जा सकता है अब, या उसी लिस्ट से किया जाएगा जो लिस्ट ऐसी सेक्शन में तैयार की गई है? तो पार्ट 2 कहता है कि भैया अब इसी लिस्ट से प्रूव होगा ये, इसके बारे में कोई दूसरा पर्सन आके ओरल एविडेंस नहीं दे सकता, क्योंकि ये 94 के सेकंड पार्ट में कवर हो गया है। और अगर बाई चांस ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय हो गया है, तो फिर आप सेकेंडरी एविडेंस से भी प्रूव कर सकते हो। और सेकेंडरी एविडेंस में पार्ट 4 देखें, पार्ट 5 देखें 60 का, तो वहां पर ओरल अकाउंट कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, ओरल अकाउंट ऑफ कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, उस पर्सन द्वारा जिसने इस डॉक्यूमेंट को देखा है, पढ़ा है, उसके ओरल स्टेटमेंट से भी प्रूव किया जा सकता है, बिकॉज कि वो सेकेंडरी एविडेंस बन जाता है। अब यहां पर 2 एक्सेप्शन लिखे गए हैं इस बात के। अब एक्सेप्शन किस बात के? देखिए, एक्सेप्शन इस बात के नहीं है कि आप ओरल एविडेंस दे देना, नहीं। मेन रूल क्या है इस सेक्शन का कि डॉक्यूमेंट को प्रूव करना है, उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस या एनी मैटर लिखा है तो उसको उसी डॉक्यूमेंट से प्रूव किया जाएगा जिस डॉक्यूमेंट में ये टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी गई या जिस डॉक्यूमेंट में ये मैटर लिखा गया। डॉक्यूमेंट इटसेल्फ मतलब जो डॉक्यूमेंट सबसे पहले एग्जिस्टेंस में आया, इट मींस ओरिजिनल। ओरिजिनल कहना बहुत ज्यादा सटीक नहीं होगा, बट आप कह सकती हैं
बट सबसे ज्यादा सटीक होगा प्राइमरी एविडेंस, डॉक्यूमेंट इटसेल्फ का मतलब, यानी प्राइमरी एविडेंस से ही प्रूव किया जाएगा। लेकिन इस बात का एक्सेप्शन है यहाँ पे दो, कि जरूरी नहीं है कि आप प्राइमरी एविडेंस से ही प्रूव करें। देखिए एक्सेप्शन नंबर 1 क्या कहता है, व्हेन अ पब्लिक ऑफिसर, एक्सेप्शन 1 है व्हेन अ पब्लिक ऑफिसर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अपॉइंटेड इन राइटिंग। एक पब्लिक ऑफिसर को मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिटर्न में ही उसको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है और उसकी अपॉइंटमेंट इन राइटिंग ही होती है, ये लॉ की रिक्वायरमेंट है। एक पब्लिक ऑफिसर को लॉ की रिक्वायरमेंट से अपॉइंट किया गया है। सपोज थोड़ी देर के लिए एक जीओ को मान लेते हैं, गजेटेड ऑफिसर है, तो इसका नाम गजट में पब्लिश किया जाता है, एक अपॉइंटमेंट लेटर रिटर्न में दिया जाता है। अब ये डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है लॉ की रिक्वायरमेंट से। अब जब लॉ की रिक्वायरमेंट से तैयार हुआ है तो कुछ भी मैटर लिखा हो इसके अंदर, एनी मैटर, उसको अगर प्रूव करना है तो फिर तो ये डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, ये अपॉइंटमेंट लेटर ही प्रूव करना पड़ेगा, कोर्ट में ले जाकर ये ही देना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए एक्सेप्शन कहा, एंड व्हेन इट इज शोन नॉट प्रूव, it is shown that any particular person has acted as such officer। मान लो आपके डिस्ट्रिक्ट के डीएम साहब, वो डीएम साहब अपना एक पर्टिकुलर ऑफिस में बैठ के एक्ट करते हैं, वो जो पब्लिक ऑफिसर है, आपने उनसे कभी मांगा थोड़ी ना होगा कि जी आप यहाँ पर आए, इस ऑफिस में आए, आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिखाइए, ऐसा तो नहीं है। लेकिन वो ये शो कर दिया जाता है कि हाँ ये पर्टिकुलर पर्सन इसी ऑफिसर के रूप में एक्ट कर रहा है। इतना शो कर देना सफिशिएंट होगा किस बात को एक्सेप्ट करने के लिए, किस बात के अपवाद के लिए, कि अब इस आदमी के अपॉइंटमेंट को प्रूव करना पड़ जाए कोर्ट में, तो इसके लिए इसका ओरिजिनल अपॉइंटमेंट लेटर लाने की आवश्यकता नहीं है। तब कहा गया है द राइटिंग by which he is appointed need not be proved। वही डॉक्यूमेंट, वो राइटिंग, वो डॉक्यूमेंट, जिस डॉक्यूमेंट से इसका अपॉइंटमेंट हुआ, उसे प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे तो प्रूव कर दो, रोका नहीं है, बट आवश्यकता नहीं है। ये एक एक्सेप्शन है। और वही अपॉइंट, इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब सेकेंडरी एविडेंस के लिए भी मना कर दिया इन्होंने। उन्होंने कहा है कि बाय विच ही इज अपॉइंटेड, तो वो ओरिजिनल से अपॉइंट होता है, फोटोकॉपी से अपॉइंट नहीं होता। तो यहां पर फोटोकॉपी को प्रूव नहीं करने की आवश्यकता है ऐसा नहीं कहा जा रहा। उन्होंने कहा है कि वो जो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ की बात होती है कि डॉक्यूमेंट इटसेल्फ से ही प्रूव किया जाएगा, वो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है ओरिजिनल अपॉइंटमेंट लेटर को। किसके मामले में, जब पब्लिक ऑफिसर को यह शो कर दिया गया है दैट एनी पर्टिकुलर पर्सन हैज एक्टेड एज सच ऑफिसर, उसने इस ऑफिसर की तरीके से काम किया है, ये शो कर दिया है, बस इतना सा सफिशिएंट है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये एक तरीके से प्रिजम्पशन है पब्लिक ऑफिसर के अपॉइंटमेंट के बारे में, कि कोर्ट ये कह रही है, ये सेक्शन ये कहती है कि अगर ये प्रूव कर दिया फंडामेंटल फैक्ट, एनी पर्सन एक्टेड एज अ पब्लिक ऑफिसर, देन कोर्ट मे प्रिज्यूम कि यस ही इज पब्लिक ऑफिसर। हालांकि ऐसा लिखा नहीं है, बट मीनिंग यही निकल कर आ रहा है। तो पहला एक्सेप्शन किसके बारे में, पब्लिक ऑफिसर के बारे में, शो करना है कि हाँ उसने ऐसा एक्ट किया है, तो फिर उसी अपॉइंटमेंट लेटर से प्रूव करना है इसका अपॉइंटमेंट, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। अब दूसरा क्लॉज, दूसरा एक्सेप्शन देखिए, जब आप विल के प्रोवेट के बारे में पढ़ते हैं, विल, तो दोस्तों विल का प्रोवेट क्या होता है, विल को किस तरीके से प्रूव किया जाता है, विल को प्रूव किया जाता है प्रोवेट से। और प्रोवेट क्या होता है, प्रोवेट होता है कि उस विल की फोटोकॉपी, उस फोटोकॉपी को सर्टिफाइड कर दिया जाता है कंपिटेंट कोर्ट के द्वारा, अपनी सील लगा दी जाती है और उस पर साइन कर देती है वो कोर्ट, सर्टिफाइड कर देती है कि ये जेन्युइन है। अब वो जो कॉपी थी
जो कॉपी को उस कंपिटेंट कोर्ट ने सर्टिफाइड किया है कि ये जेन्युइन है, विल को उस डॉक्यूमेंट से प्रूव किया जाता है, इसी को प्रोबेट कहा जाता है, इस डॉक्यूमेंट को। तो जब विल को प्रूव करने की बात आ रही है तो विल क्या है, डॉक्यूमेंट इटसेल्फ क्या है, वो विल जिसकी सर्टिफाइड कॉपी है, लेकिन प्रूव किससे कर रहे हैं हम, वो कॉपी से, प्रोबेट से। जबकि सेक्शन 94 क्या कहती है, जनरल रूल कहता है कि डॉक्यूमेंट इटसेल्फ खुद वो विल से प्रूव किया जाएगा, लेकिन विल के मामले में एक्सेप्शन नंबर 2 का है, विल्स वसीयतें एडमिटेड टू प्रोबेट इन इंडिया may be proved by the probate। ऐसी विल्स जिनको प्रोबेट कर दिया गया है, एडमिटेड टू प्रोबेट इन इंडिया, इनको उसी प्रोबेट से प्रूव किया जा सकता है। उसके लिए ये नहीं कहा जा सकता कि सेक्शन 94 में बोला गया है डॉक्यूमेंट इटसेल्फ से ही प्रूव करिए। अब मान लीजिए प्रोबेट होने के बाद ओरिजिनल बिल गुम हो गई, नहीं मिल रही है, तो कोई पार्टी दूसरा मिसयूज कर सकती थी, कह सकती थी 94 कहता है कि उसी डॉक्यूमेंट से प्रूव करिए भैया, तो उन्होंने कहा नहीं, प्रोबेट से आप प्रूव कर सकते हैं। ये 2 एक्सेप्शन हो गए। अब इसके आगे 3 एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। इन तीनों एक्सप्लेनेशंस को हालांकि आप समझ गए होंगे, आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी। तो एक्सप्लेनेशंस क्या होते हैं, ये एनेक्टमेंट नहीं होते। एनेक्टमेंट तो होता है वही ऊपर जो प्रोविजन लिखा है, एक्सप्लेनेशन हमेशा इंटरनल एड की तरह काम करते हैं। इंटरनल एड का मतलब होता है कि जब मेन प्रोविजन में कहीं कोई डाउट आ रहा हो तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए यहां पर कुछ एक्सप्लेनेशंस लिख दिए जाते हैं। तो देखिए पहला एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, एक्सप्लेनेशन नंबर 1, दिस सेक्शन अप्लाइज इक्वली टू केसेस इन विच द कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी रेफर्ड टू आर कंटेन्ड इन वन डॉक्यूमेंट and to cases in which they are contained in more document than one। एक से अधिक में एक कॉन्ट्रैक्ट बना हो, एक डॉक्यूमेंट से अधिक डॉक्यूमेंट में कॉन्ट्रैक्ट बना हो, ग्रांट एक डॉक्यूमेंट से अधिक डॉक्यूमेंट में है, अदर डिस्पोजिशन भी। सपोज ए ने एक डॉक्यूमेंट भेजा बी को और अपना ऑफर दे दिया, बी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, सी ने अपना कुछ सॉरी ए ने फिर एक कोई लेटर भेजा, पूछा कि डिलीवरी तुम्हें कहां देनी है, उसने उधर से बता दिया डिलीवरी इधर देनी है, इधर से उसने डॉक्यूमेंट अपना डिलीवरी कर दी, उसके लिए भी एक डॉक्यूमेंट भेजा, उधर से उसने डॉक्यूमेंट भेज दिया यस मुझे डिलीवरी मिल गई है। इसने भेजा कि मुझे पैसे दे दो, उसने कहा कि ठीक है मैं ऐसे पैसे भेज रहा हूं, उधर से बोला कि हाँ मुझे पैसे मिल गए हैं। हो क्या रहा है, वो एक ही कॉन्ट्रैक्ट है बट कितने सारे डॉक्यूमेंट से मिलकर बन रहा है। तो ये एक्सप्लेनेशन ये एक्सप्लेन करता है कि ये सेक्शन 94 उस हर डॉक्यूमेंट बोले तो केवल 3 डॉक्यूमेंट, हर कॉन्ट्रैक्ट, हर ग्रांट और हर अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। एक्सप्लेनेशन 1 सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन नहीं करता है, एक्सप्लेनेशन 1 केवल और केवल फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करता है, और वो कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी एक से अधिक डॉक्यूमेंट में भी बना है तो वो एक से अधिक डॉक्यूमेंट पर, हर डॉक्यूमेंट पर सेक्शन 94 एप्लीकेबल होगी, अर्थात उसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से ही प्रूव किया जाएगा उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को। अगर टर्म्स एंड कंडीशंस एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट में आ गई हैं तो उन डॉक्यूमेंट्स को, एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट को ही प्रूव कीजिए, हर डॉक्यूमेंट को प्रूव कीजिए, उसी डॉक्यूमेंट से प्रूव कीजिए। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 कहता है कि जब आपने पढ़ा होगा प्राइमरी डॉक्यूमेंट, तो प्राइमरी डॉक्यूमेंट में सेक्शन 57 में वहां काउंटर पार्ट बताए गए थे, तो काउंटर पार्ट के लिए है एक्सप्लेनेशन नंबर 1। काउंटर पार्ट का मतलब कि ये जो लेटर्स लिखे गए हैं इन सबको मिलाएंगे तब जाकर पूरा एक डॉक्यूमेंट तैयार होता है, अर्थात हर एक डॉक्यूमेंट दूसरे का काउंटर पार्ट है। वहीं पर प्राइमरी एविडेंस में एक और बात बताई गई थी कि अगर यूनिफॉर्म प्रोसेस से एक साथ एक से अधिक डॉक्यूमेंट तैयार हो गए हैं, जैसा कि न्यूज़पेपर में होता है, एक की बनाई जाती है और टक 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 मशीन कई सारे न्यूज़पेपर निकाल देती है, सिमिलर प्रोसेस। दूसरा, एक कार्बन कॉपी लगा दी बीच में, ऊपर लिखते हैं हम एक कागज पर, उसी समय एक साथ यूनिफॉर्म प्रोसेस से ही एक दूसरी कॉपी, 2 कॉपी तैयार हो गई।
तो अब यहां पर जो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ हैं वो एक से ज्यादा है। जो फर्स्ट टाइम एग्जिस्टेंस में आया डॉक्यूमेंट वो एक से ज्यादा है, यूनिफॉर्म प्रोसेस से बना है और एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट और सेम कंटेंट लिखे गए हैं उसके अंदर। तो क्या हमें दोनों को प्रूव करना पड़ेगा? डॉक्यूमेंट इटसेल्फ के मामले में एक्सप्लेनेशन नंबर 2 कहता है वेयर देयर आर मोर ओरिजिनल्स देन वन ओरिजिनल ओनली नीड बी प्रूव्ड। अगर यूनिफॉर्म प्रोसेस से एक ही साथ एक ही कई सारे डॉक्यूमेंट तैयार हो गए ओरिजिनल प्राइमरी एविडेंस, तो सबको प्रूव नहीं करना है। और 4 कार्बन कॉपी बना के कोई 5 कॉपी तैयार कर दी, एक ओरिजिनल है 4 साथ में कार्बन कॉपी, तो कार्बन कॉपी भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहलाएंगी, प्राइमरी एविडेंस कहलाएंगी, डॉक्यूमेंट इटसेल्फ कहलाएंगी। तो उनको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है कि पांचों की 5 को आपको प्रूव करना है, किसी एक डॉक्यूमेंट को प्रूव कर देंगे। ये कहा गया एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में। अब एक्सप्लेनेशन नंबर 3 देखिए क्या कहता है, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 कहता है द स्टेटमेंट टर्म्स नहीं, क्या बोल रहा है ध्यान देना, स्टेटमेंट्स इन एनी डॉक्यूमेंट व्हाटसोएवर, किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी कथन लिखा गया है, व्हाटसोएवर का मतलब डॉक्यूमेंट चाहे कुछ भी क्यों ना हो, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट अदर देन द फैक्ट्स रेफर्ड टू इन दिस सेक्शन। इस सेक्शन 94 में जितने भी फैक्ट रेफर किए गए हैं, टर्म्स और एनी मैटर, टर्म्स इन कॉन्ट्रैक्ट, terms in grant, terms in other disposition of property, whether reduced into writing by the requirement of law or without requirement of law, any matter reduced to the document by the requirement of law or without requirement of law, वो कहता है इन स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स को आप छोड़ दीजिए, इनसे अदर देन कोई अदर देन द फैक्ट referred to in this section shall not preclude the admission of oral evidence as to the same fact। यहां एक्सप्लेनेशन 3 ने कहा है कि बाकी के लिए जो बाकी चीजें यहां 94 में कवर नहीं होती, जो मैंने रिसीट वाला एग्जांपल दिया वो इसका एग्जांपल है एक्सप्लेनेशन नंबर 3 का। बेटा बाकियों के लिए आप ओरल एविडेंस नहीं दी जाएगी, सेक्शन ऐसा नहीं कहती है, वो ओरल एविडेंस को प्रिक्लूड नहीं करती। लेकिन आपको तुरंत ध्यान रखना है कि इसके साथ में मैं आपको एडवाइज करूंगा कि सेक्शन 56 एंड 59 बीएसए को भी साथ के साथ आप पढ़ेंगे कि वो कहीं कंट्राडिक्ट ना होती हो। इसके अंदर कुछ इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं, उनसे आपको थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। इफ अ कॉन्ट्रैक्ट बी कंटेन्ड इन सेवरल लेटर्स, एक से अधिक, जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिया, एक से अधिक लेटर्स से मिलकर कॉन्ट्रैक्ट बना था, तो कहा गया ऑल द लेटर्स इन विच इट इज कंटेन्ड मस्ट बी प्रूव्ड। जितने भी लेटर्स से मिलकर ये एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, सारे लेटर्स को प्रूव करना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 काउंटर पार्ट वाला, ये एक्सप्लेनेशन नंबर 1 के लिए है इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन बी, if a contract is contained in a bill of exchange, the bill of exchange must be proved। अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट अगर बिल ऑफ एक्सचेंज की फॉर्म में है तो फिर बिल ऑफ एक्सचेंज को प्रूव करना पड़ेगा। आप ये मत कहना कि जी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो इसलिए हम ये सेक्शन 94 एप्लीकेबल नहीं होगी, ऐसा नहीं है। तीसरा सी, if a bill of exchange is drawn in a set of 3, only one need to be proved। ये एक्सप्लेनेशन नंबर 2, जहां पर एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल तैयार हो गए थे तो उनमें से केवल एक को ही प्रूव करना होगा। इलस्ट्रेशन नंबर डी, अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग, लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट रिटन में है विद बी, ए ने बी के साथ एक रिटन में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया फॉर द डिलीवरी ऑफ इंडिगो अपॉन सर्टेन टर्म्स, यानी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ टर्म्स हैं जिनके आधार पर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आपको इंडिगो की डिलीवरी की जाएगी। द कॉन्ट्रैक्ट मेंशंस द
fact that B had paid a price of other indigo contracted for verbally on another occasion. इसी कॉन्ट्रैक्ट में ए और बी के बीच में पहले भी ट्रांजैक्शन होती रही, लेकिन अभी जो नई डिलीवरी हुई है उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बट इसी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा उन्होंने मेंशन कर दिया कि बी ने पहले पेमेंट कर दी है ए को, और किस बात की पेमेंट, कि जो पहले इनके बीच में एक वर्बल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके रिगार्डिंग जो इंडिगो की डिलीवरी की गई थी, तो बी उस डिलीवरी की पेमेंट ए को दे चुका है, ऐसा लिखा है। ओरल एविडेंस इज ऑफर्ड दैट नो पेमेंट वाज मेड फॉर द अदर इंडिगो, द एविडेंस इज एडमिसिबल। इन्होंने क्या बोला कि अगर अभी जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसके अंदर एक प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट की बातें लिख दी, जो प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट वर्बल था। अब कॉन्ट्रैक्ट ही वर्बल था पहले वाला, जब कॉन्ट्रैक्ट ही वर्बल था तो उसके लिए तो भैया डॉक्यूमेंट कहां से लाओगे? तो उन्होंने कहा है कि उस पार्ट के लिए जिसके लिए डॉक्यूमेंट ही नहीं बना था उसके लिए आप ओरल एविडेंस ऑफर की है, तो दे उसके बारे में ओरल एविडेंस दी जा सकती है, ये एविडेंस एडमिसिबल हो। लास्ट देख लीजिए, ए गिव्स बी अ रिसिप्ट फॉर मनी पेड बाय बी। यहां उल्टा है जो मैंने इलस्ट्रेशन दिया था कि बी ने जो पैसा दिया ए को, ए ने ऐसी एक रसीद बना के दे दी बी के लिए। ओरल एविडेंस इज ऑफर्ड ऑफ द पेमेंट, द एविडेंस इज एडमिसिबल। इस पेमेंट के बारे में ओरल एविडेंस ऑफर की गई, तो ये सेक्शन कहती है यस, ये ओरल एविडेंस यहां एडमिसिबल हो जाएगी। इसका कारण ये है कि ये जो रिसिप्ट है ये किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करती है सेक्शन 94 के। दोस्तों ये थी सेक्शन 94 का बेयर एक्ट का कंटेंट। इसके बारे में कुछ हम डिसीजंस देखेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट के, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। फिर सेक्शन 95 देखेंगे और फिर सेक्शन 94 एंड 95 का सिमिलैरिटी एंड इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।